अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने रेक्ट कंप्लीट कर ली थी और चैट ऐप को ट्राई किया या नहीं? ऐसे कितने जनों ने ट्राई किया? एक दो। गुड। तो मतलब सबके पास हो गई? सही कर चली यार, लाइट्स बंद कर दो। अच्छा भाई, अब नया टॉपिक हमारे पास है रेक्ट नेटिव। रेक्ट नेटिव हम क्यों यूज करते हैं भाई? मोबाइल्स एप्लीकेशन के लिए हमारे पास दो टाइप की CLI है, एक एक्सपो और एक रेक्ट नेटिव। इससे पहले हम जितना भी काम कर रहे थे वो वेबसाइट्स के लिए था। रेक्ट जो हमने सीखा था, रेक्ट वो ओनली वेबसाइट के ऊपर काम करता है रेक्ट। और रेक्ट नेटिव हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, ताकि हम मोबाइल की ऐप अपने मोबाइल में बिल्ड कर सकें और APK वगैरह निकाल सकें। इसमें दो टाइप के CLI होते हैं, एक एक्सपो, एक रेक्ट नेटिव। एक्सपो में क्या होता है कि आपके पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना होता है। रेक्ट नेटिव जब आप मार्केट में काम करते हो तो आप रेक्ट नेटिव को यूज कर रहे होते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास रेक्ट नेटिव ने खुद ये बोल दिया है, अगर आप इसकी सेटअप की वेबसाइट पे जाते हो, सर्च करते हो रेक्ट नेटिव सेटअप, तो आप इस पे क्लिक करते हो तो अब ये रेक्ट नेटिव के साथ सेटअप इंस्टॉल करने का बोलता ही नहीं है। सिर्फ किसके साथ साथ बोलता है? एक्सपो के साथ। रेक्ट नेटिव का यहाँ शो ही नहीं करा था, क्योंकि रेक्ट नेटिव की बहुत सी डिपेंडेंसीज हैं जो डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं और जिस पे काम करना इन्होंने छोड़ दिया है। अब वो एक तो एक्सपो पे काम कर रहे हैं और एक रेक्ट नेटिव को नेक्स्ट के साथ लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट के साथ कि आप या नेक्स्ट यूज करो। अब एक्सपो क्या है? एक रेक्ट नेटिव का फ्रेमवर्क है, आप उसको यूज करो या डायरेक्ट आप रेक्ट नेटिव यूज कर सकते हो। आप अगर रेक्ट नेटिव यूज करना चाहते हो तो सिंपल आप लिखोगे रेक्ट नेटिव सेटअप विदाउट फ्रेमवर्क। विदाउट फ्रेमवर्क में क्या है कि आपके पास आप कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट रेक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं। तो रेक्ट नेटिव पे आपको हर चीज खुद सेट करनी पड़ती है, सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। एक्सपो पे आपको हर चीज खुद मिल रही होती है। तो हम डायरेक्ट एक्सपो पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रेक्ट नेटिव की साइड पे कि रेक्ट नेटिव से स्टार्ट लेंगे। सही है भाई? तो जी जी, इस पर रेक्ट नेटिव पर एक्सपो, क्योंकि आपके पास एक्सपो जो सा है ना, इस पे एक मसला ये है कि आपके मोबाइल के अंदर एक्सपो इंस्टॉल होगी, उसके अंदर जाके प्ले स्टोर पे आप जाते हो तो आप इसके अंदर जाकर आप पहले कोई भी अपनी ऐप बिल्ड करने से पहले एक्सपो को इंस्टॉल करते हो। मतलब वो इसको यूज करते हुए आप अपनी एक ऐप को बिल्ड करते हो, मतलब एक थर्ड पार्टी को यूज करके ऐप को बनाने जा रहे हो। तो अच्छा क्या है कि आप अपनी ऐप खुद ही बिल्ड करो, ना कि कोई थर्ड पार्टी को यूज करो। तो एक्सपो में क्या है कि अगर आप पहले आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे और फिर आप इसको यूज करोगे, इसकी APK को, मतलब इसको आपने इंस्टॉल किया, इसके अंदर आपकी जितनी भी जो भी आप काम करोगे वो आपका इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर आप रेक्ट नेटिव पे करोगे तो रेक्ट नेटिव की अपनी खुद से APK बिल्ड होती है। लेकिन क्या है कि रेक्ट नेटिव खुद डेप्रिकेट हो चुका है। तो हाँ बिल्कुल, सबसे पहले इस टाइप का दिया है कि इस टाइप यूज नहीं होगा। इस टाइप के लिए आपको वेब की साइट से एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कोई भी ऐप, मतलब कोई भी चीज हो, वो थर्ड पार्टी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इस टाइप हो गया, पेपाल हो गया, इसकी पेमेंट्स वगैरह, इसको हम डायरेक्ट यूज ऐप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि कल अगर कोई मसला आता है ना, तो यूजर एंड्रॉइड या iOS को पकड़ेगा कि भाई मैंने आपकी ऐप को यूज करके ये हुआ और मेरे साथ क्लेम हो गया, मेरे साथ मसला हो गया। क्यों भाई? कि आप एक ऐप को यूज कर रहे हो जिसमें आपसे बोला गया कि भाई आप इतने पैसे दो, इन रिटर्न आपको इतना ये सब कुछ मिलेगा। अब वो ऐप पड़ी थी प्ले स्टोर के ऊपर, मतलब आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड की, यूज की। अब उसमें प्ले स्टोर ने खुद सही करके चेक नहीं किया
आपने इतने पैसे पे कर दिए, इन रिटर्न क्या हुआ कि आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो आप फिर कहाँ जाओगे? आ रही है समझ कि जी जी नहीं, थर्ड पार्टी आप ना विदाउट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, ना विद फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। ये दोनों के दोनों काम आप नहीं कर सकते। मतलब स्टाइप वगैरह को अब यूज करने के लिए आप अलग से एक पूरी की पूरी वो बनाते हो अपनी वेबसाइट, और उसके अंदर स्टाइप को इंटीग्रेट कराते हो। मोबाइल से यूजर हट जाता है, मतलब आप मोबाइल से सिंपल पेमेंट कर रहे हो, तो वो मोबाइल की पेमेंट नहीं होगी, वो वेब की पेमेंट होगी। मतलब वेब पर जाकर वेब यूआरएल ओपन होगा। तो वेब वेब यूआरएल का मकसद है कि इसमें ऐप का इन्वॉल्व कुछ भी नहीं है। आ रही समझ के मतलब आप कोई भी चीज द्रास को यूज कर रहे हो सिंपल मिसाल के तौर पर, और आपने सिंपल पेमेंट की और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, तो अब आप ऐप को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। ऐप आपने कहां से उठाई थी? प्ले स्टोर से उठाई थी, तो आप प्ले स्टोर को रिपोर्टेड ठोक रहे होगे हर रोज, तो प्ले स्टोर की अपनी रेटिंग नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये बोला कि भाई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर अपनी ऐप में लगाना चाहते हो तो विद द यूज ऑफ वेब यूआरएल, कि हमारी ऐप में कुछ ना हो, अगर आपकी पेमेंट भी हो रही है तो यूजर सब डॉक्यूमेंट यहाँ सेलेक्ट करे, उस पेज पे जाए जो वेब पे ओपन है, ताकि यूजर को लगे कि भाई ये वेबसाइट ऐप का काम नहीं है, ये वेब का काम है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज रखी है। और थर्ड पार्टी यूज करना सबसे बड़ा मसला है। अब जैसे हम यूज करते थे गूगल साइन इन, अब वो भी फायरबेस ने डेप्रिकेट कर दिया कि आप वेबसाइट पे इसको यूज नहीं कर सकते। अभी तक मोबाइल पे यूज कर सकते हो, वेबसाइट पे इस पे यूज नहीं कर सकते। तो अब हम ये बोलेंगे वो कोर्स में तो सर ने गूगल साइन इन सिखाया था, कोर्स एंड पे तो ये डेप्रिकेट हो गया, तो कुछ पता नहीं है हमारी फील्ड का। भाई ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप आज कुछ सीख रहे हो, क्या पता कल सुबह आते वो जो जो प्रोजेक्ट सही करके चल रहा था वो ना चले। क्यों? कि उसमें इशू आ सकता है भाई। वो इशू आपकी तरफ से नहीं होगा, वो आपकी क्योंकि हर रोज हजार यूजर हैं, हर यूजर्स की रिपोर्ट्स जा रही होती हैं। जो ऐप वाला होता है वो इस रिपोर्ट को सेट करने के लिए लगा होता है। अब रेक नेटिव की पूरी टीम बैठी होती है जो हर इशू को सॉल्व कर रही होती है। एक दिन आपने अपनी नेविगेशन का मसला सॉल्व किया एक हेल्प से, मतलब ड्राइवर के जरिए। अब अगले दिन क्या हुआ कि ड्राइवर भी अपडेट हो गया। अब जो एक दिन पूरा ड्राइवर को लगाने के लिए लगा था वो सब खत्म हो गया। अब इस पे या तो हम ये फील्ड छोड़ दें, यही हल है ना, कि या तो हम ये फील्ड को बोले भाई अल्लाह हाफिज। अगर इस फील्ड में रहना है तो एरर्स तो आएंगे और मसले तो आएंगे। आप जितना भी सीख लो, जितना भी मतलब प्रैक्टिस कर लो ना, आपको इशू आएंगे आएंगे। तो इसलिए इशू से परेशान नहीं होना। हर चीज का कुछ मकसद होता है, और वो अपडेट जान के नहीं कर रहे होते, उनकी भी गलती नहीं है। कि भाई एक रिपोर्ट हुई है कि ड्राइवर में ये चीज नहीं आ रही, तो वो जो उनको मिस्टेक लगी, क्योंकि चार चीजें आपस में इस टाइम बिल्कुल फाइट पर है। सबसे पहले फ्लटर, फिर रेक नेटिव, फिर जावा, फिर स्विफ्ट। ये चारों आपस में लड़ाई पे चल रही है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है ना भाई। अब जो चीज जो रिपोर्ट फ्लटर में होगी, रेक नेटिव चाहेगा कि वो रिपोर्ट ना हो, वो जो यूजर ने वहां पे रिपोर्ट किया है वो मेरी ऐप में ना हो। रेक नेटिव और फ्लटर को एक तो जावा बोलेगा भाई मुझे ना रेक नेटिव वाले इशू लेके आने, ना फ्लटर वाले, और स्विफ्ट बोलेगा मुझे इन तीनों के इशू नहीं लेके आने। तो इसलिए हर कोई एक दूसरे की लड़ाई में लगा हुआ है कि भाई हमारे पास ये सही चल रहा है, फ्लटर में ये सही नहीं चल रहा, क्योंकि हर चीज हर एक की मार्केट लेके जा रही है। आप देखो रेक नेटिव की मार्केट पहले कितनी थी, अब फ्लटर की मार्केट कितनी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेक नेटिव के डेवलपर भूखे मर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं कि भाई वो हमने रेक नेटिव सीखी थी, ऐसा नहीं है। और जावा का भी ऐसा नहीं है, स्विफ्ट का भी ऐसा नहीं है। तो किसी भी फील्ड की मार्केट कम नहीं होती, फाइटिंग तो होती है भाई। फाइटिंग तो आपकी अपने दोस्त जो अच्छा दोस्त है उसका फाइटिंग हो सकती है, उसके मार्क्स अच्छे क्यों आए भाई, मेरे क्यों नहीं आए, ऐसी है ना। तो इसलिए इस मार्केट में तो वैसे ही बहुत लड़ाई है। तो इसलिए इशू नहीं है कि भाई अब इतने इशू आ रहे हैं तो हम क्या करें। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें सीखना है, मार्केट में जॉब गेट करनी है। फिर हाँ देखो आज तक पीएचपी है, सबसे बड़ी बात वर्डप्रेस भी तो है ना भाई।
सबसे बड़ी थर्ड पार्टी है। यूजर का सारा डेटा वो खुद मैनेज कर रही होती है। अगर यूजर उसके ऊपर यकीन कर सकता है और आज तक वर्डप्रेस के लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, रोड पे नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी चीज खत्म नहीं होगी। हाँ, उसकी मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे गिरती है, फिर ऊपर आती है। फेसबुक आप यूज कर रहे हो, ये रेक्ट नेटिव के ऊपर बना हुआ है। अब इसमें जितने इशू आ रहे हैं उन सबको इश्यूज को सॉल्व करने के लिए रेक्ट नेटिव की टीम पीछे बैठी हुई है कि भाई हमारी इस ऐप के अंदर कोई इशू ना है। लेकिन अभी तक भी बहुत से इशू हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। तो इसलिए कोई चीज 100% सही नहीं है। इंसान खुद 100% सही नहीं हो सकता, तो ये तो बेचारी है ही डेवलपिंग फील्ड्स की। तो अच्छा, तो हम रेक्ट नेटिव के साथ यूज करते हैं गेट स्टार्ट विदाउट फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपको सेटअप में जाकर अपने सिस्टम में सेटअप करना होगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो कि आपके पास मैक है, विंडो है या लिनक्स है। हमने कहा भाई विंडो है, एंड्रॉइड है। अगर आईओएस होगी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग से है, वो आपको यहाँ से। अब देखो, a Mac is required to build with native code for iOS. You can use Expo Go और Expo। अब रेक्ट नेटिव के अंदर फिर भी रेक्ट नेटिव काम कर रहा है, iOS पे काम करना ही छोड़ गया है। iOS पे सिर्फ चल रही है Expo, और वो बहुत इजी है। Expo के ना कुछ भी आपको खुद नहीं करना, हर चीज डायरेक्ट हुई पड़ी है। हम ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं Expo से मेरे ख्याल में, क्योंकि रेक्ट नेटिव पे वैसे ही बहुत मसले हैं। लेकिन क्या है कि इसका एक बार सेटअप हो गया तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेक्ट नेटिव खत्म होगी, इशू आए हैं, उसके पीछे टीमें बैठी हैं, काम कर रही हैं। एक टाइम आएगा कि वो खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तो अब एक्सपो को भी यूज करके हम ट्राई करेंगे, और विदाउट रेक्ट नेटिव भी, मतलब एक्सपो के बगैर भी। हाँ, उसके लिए देखो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यूज करना चाह रहे हो। अगर आप इस टाइप की यूज करना चाह रहे हो कि ओपन एआई टाइप, ओपन एआई की एपीआई यूज करनी है, तो आप वो इजीली यूज कर सकते हो। अब उसमें आप फ्लटर यूज करना चाहो, रेक्ट नेटिव यूज करना चाहो, एक्सपो यूज करना चाहो, कुछ भी यूज कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक्सपो में हो रहा हो रेक्ट नेटिव में ना हो रहा हो, और ऐसा कोई काम नहीं है जो रेक्ट नेटिव में हो रहा हो एक्सपो में ना हो रहा हो। काम दोनों में सेम सेम है। बस क्या है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ ये बेचारी जो एक्सपो है, ये क्यों परेशान है, ये एक्सपो गो के अंदर चलती है। जो आपका एक्सपो गो है ना, एक्सपो गो जो आपका क्लाइंट है ना, आप अपने क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अपने मोबाइल में पहले एक्सपो गो इंस्टॉल करो, उसके बाद इस ऐप को चलाओ। एक्सपो गो भी इजी है, बहुत इजी है बनिस्बत रेक्ट नेटिव के। एक्सपो गो उसका नाम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपो, उसको बाय डिफॉल्ट एक्सपो बोला जाता है, उसका नाम ये है एक्सपो, जिसके अंदर आप अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब ये ना एक्सपो, इसको यूज करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर एक्सपो गो ऐप होनी चाहिए जो थर्ड पार्टी है, वो होगी तो इंस्टॉल कर पाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है कि एक्सपो एक्सपो सीएलआई है, एक्सपो गो एंड्रॉइड और आईओएस के अंदर एक ऐप है जो यहाँ दिखा रहा है। ये ऐप है एक्सपो गो के नाम से, जो आपके पास डायरेक्ट आप इसके अंदर यूज कर रहे हो। जैसे ये एक्सपो गो है, यहाँ जाके आप अपना कोड स्कैन करते हो, उसके बाद आप अपनी ऐप को चला पाते हो। रेक्ट नेटिव में आपको एक्सपो गो की जरूरत नहीं है। तो लेकिन दोनों में काम एक ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक्सपो गो यूज करो या ये रेक्ट नेटिव यूज करो, रेक्ट नेटिव होती है, हाँ एक्सपो नहीं होता बिल्कुल। तो हम एमुलेटर के लिए हम यार एलडी प्लेयर को यूज करेंगे, ये सिस्टम पे मसला नहीं करता। अगर हम अपने लिए एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर इंस्टॉल करेंगे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, वो सिस्टम बैठ जाता है। तो हम, अगर आप मोबाइल को यूज करना चाहते हो
इसको यूज कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन दिखाएगा, आपकी मोबाइल की स्क्रीन दिखाएगा, डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो फिर आप LD मल्टीप्लेयर पे जाते हो, जो आपके पास ऐप को इंस्टॉल के बाद, मतलब इसके अंदर आप मल्टीपल एमुलेटर बना सकते हो। यहाँ से जाके आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। जी जी, हाँ हाँ, तो यहाँ से जब आप साइज करोगे ना, यहाँ से न्यू करोगे, तो यहाँ पे आप हर चीज बताते हो ना कि भाई मुझे कौन सा चाहिए, एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा होना चाहिए। अगर यही मैकबुक पे ओपन करोगे तो iOS का वर्जन पूछ रहा होगा, अभी आपसे एंड्रॉइड का, क्योंकि विंडो पे चला वो कनेक्ट करा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो सेटअप की तरफ चलते हैं, भाई सेटअप कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर चॉकलेटी इंस्टॉल करनी होगी। आप इधर आओगे, सबसे नीचे यहाँ पर आपका एक ये लिंक आ रही है, इस लिंक को आपको इंस्टॉल करना है। ये आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप चॉकलेटी के जरिए जावा, क्योंकि किसी भी ऐप को चलाने के लिए आपके सिस्टम के अंदर जावा होना जरूरी है, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो अब सवाल ये होगा कि भाई हम तो इससे लड़ाई करने जा रहे हैं, रेक नेटिव तो फ्लटर से उससे जावा से लड़ाई करने जा रहा है और फिर उसी को यूज कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड या iOS के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं वो लिखे जाते हैं जेडीके के ऊपर। तो जावा वाला तो कभी भूखा नहीं मरेगा, हम भी नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। तो रेक नेटिव वो भी यूज करो, फ्लटर को यूज करो, स्विफ्ट को यूज करो, आपके सिस्टम और जावा को खुद को यूज करो, तो आपके सिस्टम के अंदर जेडीके होना जरूरी है। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, जो आपको सिंपल प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लिया चॉकलेटी को। आप इस पेज पर कैसे आए? सिंपल, आपने पहले सर्च किया रेक नेटिव विथआउट फ्रेमवर्क, इस लिंक पर गए। इस लिंक पर जाने के बाद ये आपका है कि भाई सेटअप इन्वायरमेंट, इस सेटअप इन्वायरमेंट पे क्लिक किया तो आपका सेटअप खुल गया। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आपको कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, अगर फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे तो आपको रेक नेटिव के लिए सेटअप करना पड़ेगा। तो आप इस चॉकलेटी पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगी, इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पर गए, आपने यहाँ पर जाकर लिखा पावर शेल, पावर शेल को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। इधर जाकर आपने ये लिंक पेस्ट कर दी, जो लिंक मैंने जो यहाँ से कॉपी किया था। सेटअप करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर ये चॉकलेटी को इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि आपके पास ये जो कमांड है ये सिर्फ पावर शेल पे चलती है, सीएमडी पे नहीं चलती, जो सेट एग्जीक्यूशन। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कर रहे हैं इस लाइन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास ये जो लिंक है ना, ये अगर आप चलाना चाहोगे तो आपके पास ये एरर देगा, क्योंकि इसके पास सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी नहीं होती सीएमडी के पास। हाँ, तो ये ओनली पावर शेल पे चलेगी। और उसके बाद आप अपने सिस्टम में आओगे और सर्च करोगे कि क्या इसको चोको मिला या नहीं। तो ये आपके पास अगर चोको मतलब चॉकलेटी सही करके इंस्टॉल हो गया तो आपको वह बताएगा कि हाँ भाई चॉकलेटी का सिस्टम वर्जन मेरे सिस्टम में 2.3.0 है। उसके बाद आप वापसी आ जाओगे इसी पेज पर और ये चोको की इसको कॉपी करोगे, ये लिंक कॉपी की। अब ये लिंक आप सीएमडी पे भी चला सकते हो, पावर शेल पे भी चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि चॉकलेटी इसने जो ऊपर वाली कमांड थी पूरे के पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दी, क्योंकि हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था जिसका मकसद कि आपको परमिशन मिल चुकी है कि आप पूरे पूरे सिस्टम में इस चीज को इंस्टॉल कर दो। तो आपने यहाँ पे जाकर इसको इंस्टॉल कर दिया।
इसमें सबसे पहले जो इंस्टॉल हो रहा है वो Node.js LTS हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन। सेकंड नंबर पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन JDK 17। इस टाइम जो JDK का वर्जन चल है उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर 17 वाला वर्जन होना चाहिए। तो अब ये इसको डाउनलोड करेगा और फिर आपके पास इस सब को कर देगा। उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरे सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो होगा क्योंकि मैंने फ्लटर पे भी वही यही सेटिंग होती है, उस पे भी होती है। तो लेकिन आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आ रही समझ? सिंपल आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल है, इसकी वेबसाइट पे आओगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, रीड पे क्लिक कर दोगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होने लग पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल सिस्टम तकरीबन हो जाएगा, मसला नहीं करेगा। रैम अगर 8 GB अगर रैम है तो सुकून से हर चीज चलेगी। अगर 8 से कम है तो फिर अच्छा है कि या तो रैम बढ़ा लो और साथ में SSD लगवा लो, तो फिर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये कमांड रन करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और एक चीज चेक करोगे, जावा कंपाइलर, जावा सी। तो ये चेक करने का मकसद है कि आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ये तो यूनिवर्सिटी में भी किया होगा, जावा सी लिखकर कि जावा इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर JDK हो गया। उसके बाद आपने सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आपको इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एंड्रॉयड SDK, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऐप को LD प्लेयर पे चलाएंगे इसके ऊपर, तो आपको वर्चुअल डिवाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सर्च करोगे एंड जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप का ओपन होगा। इसमें जाकर आप SDK मैनेजर यहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी। शो ऑल पैकेज करोगे, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 34 इंस्टॉल करना होगा। उसको मैं स्क्रीन को ब्लैक वाइट तो कर नहीं सकता यार, यहाँ कहीं से होगी। ब्राइटनेस वो लैपटॉप है मेरे भाई। यहाँ से अच्छा ऊपर से, अच्छा अब ये ना हो इतना बड़ा हो जाए। तो भाई प्लीज मेरे वापसी आ जा। कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं कर दिया इसका। अच्छा यहाँ पे तो कुछ भी फर्क नहीं दिया मेरे ख्याल में।
वापसी कैसे जाऊँ? अबे भाई री री इंस्टॉल करूँगा, अगली 2 क्लासेस हैं वो भी इसी में जाएंगी। यार ये नीचे अब ये यहाँ से छोटा करने की कोशिश करता हूँ, बंद हो जाता है। ऊपर कहाँ इसे ऊपर जाएगा भी तो नहीं ना। अच्छा इधर से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से इंस्टॉल क्या करना है, सिंपल वही इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट के साइजिंग भी कम करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हो गई।
अच्छा भाई, तो इसके अंदर जाकर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाकर इसके अंदर आपको इस ये जो आ रहा है एंड्रॉइड 14, इसके अंदर आपको एक ये इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड एसडीके। अभी आ रहा है सबको नजर? एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म 34, सोर्स फॉर एसडीके 34, और इसके साथ इसमें एक ये इंस्टॉल करना है 34.0.0। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये कुछ सेटिंग इंस्टॉल करनी है और अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल होने लग पड़ेगा। पहले आपने अगर इस पे क्लिक नहीं होगा तो ये कुछ इस यूं करके शो होगा, तो आपको लाजमी पहले इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 34 आएगा, 34 को यहाँ से इंस्टॉल करोगे और इधर से जाकर आप ये वाला एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म 34 ये इंस्टॉल कर लोगे। और ये आपको यही बता रहा है कि आपको सिर्फ ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, एक एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म 34 और एक इंटेल x86 या ये वाली। मतलब इन दोनों में से अगर आपने 34 इंस्टॉल कर रहे हो तो इसके अंदर आप इंटेल की इमेज या फिर ये वाली 86 वाली या फिर 64 वाली, इनमें से एक को भी इंस्टॉल करनी होगी। वो आपकी मर्जी, कोई भी कर सकते हो। जी भाई, यहाँ तक सबको समझ आ रही है कि आपको सिंपल यहाँ जाकर इन दो पे क्लिक कर दोगे, एक ये वाला एंड्रॉइड, यहाँ पे इसने बताया हुआ है या तो इंटेल x86 ये वाली इमेज या फिर गूगल एपीआई की इमेज, उन दोनों में से एक करनी है। भले आप गूगल एपीआई वाली कर लो या फिर वाली कर लो, कोई भी एक आपको इंस्टॉल करनी है। दोनों कर लो, वो तो अगर इतना टाइम है तो दोनों कर लो, मसला ही नहीं है। और का मकसद होता है एक कोई भी एक चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर क्योंकि इससे आपके सिस्टम के अंदर स्टोरेज ज़्यादा पड़ेगा, फिर आप सिस्टम लेके बैठ जाओगे कि ओ यार इसमें तो स्टोरेज ख़त्म होगी, तो फिर आपको इनमें से एक अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ओपन करोगे विंडो कंट्रोल पैनल, यहाँ जाकर आपने सिंपल सर्च किया विंडो कंट्रोल पैनल और इसके अंदर आप जाओगे यूज़र अकाउंट के अंदर। यहाँ से आप या तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इन्वायरमेंट, नहीं तो सबसे आसान तरीका सर्च करो इन्वायरमेंट। इसको आपने सर्च किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल में गए, यहाँ पर जाकर इसके अंदर आपके पास एंड्रॉइड पाथ लिखा हुआ है। अब मेरे ख्याल इसको बड़ा कर देना चाहिए। तो एंड्रॉइड होम के अंदर ये आपके पास पाथ नहीं होगा। ये पाथ कहाँ से आएगा? आपने जहाँ पर एसडीके एंड्रॉइड का एसडीके इंस्टॉल किया होगा। अब मेरे सिस्टम के अंदर सी के अंदर जाकर ये पड़ा हुआ एंड्रॉइड एसडीके, तो मैंने इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया जहाँ पर आपका एसडीके पड़ा होगा, मतलब जहाँ पर आपने अपना एंड्रॉइड इंस्टॉल किया होगा। क्योंकि अक्सर लोगों के पास स्पेस का मसला होगा, तो सी में जगह नहीं होगी तो वो डी में करेंगे या ई में करेंगे, जहाँ पर स्पेस मिलेगा वो वहाँ पे करेंगे। क्योंकि सिर्फ इंस्टॉल के बाद भी इसको स्पेस चाहिए होता है, तो उस स्पेस के लिए आपने उसको सिंपल कहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, अभी मेरे पास स्पेस था तो मैंने सी में कर लिया। इसको कॉपी किया, कॉपी करके आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल में गए, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर इधर जाके आप अपना पाथ लिख दोगे और ऊपर लाजमी ये जो सिंपल कैपिटल में लिखा है इसको आपको कैपिटल में लिखना है, एंड्रॉइड_होम, ये आपको लाजमी इसी तरह लिखना है। और ये आपको यहाँ बता भी रहा है कि भाई आपने इस तरह करके पाथ सेट करना है, एंड्रॉइड_होम, जहाँ पर आपका एसडीके इंस्टॉल होगा वो जगह आप इंस्टॉल करोगे। उसके बाद
SDK इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट आपकी लोकेशन ये वाली होगी, लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी वो लोकेशन होगी। तो जो लोकेशन आप खुद सेट करके दोगे उस हिसाब से वो सेट कर लेगा। और ये चेक करना कि भाई एंड्रॉइड स्टूडियो सही करके हुआ या नहीं हुआ, तो आपने ये लिंक कॉपी की। अब ये आपको साफ साफ बोल रहा है कि ये कमांड सिर्फ कहाँ पे चलेगी, पावर शेल पे। तो इसका मकसद कि सिर्फ और सिर्फ आपको पावर शेल पे इसको चला के देखना है। आप यहाँ पे आए, आपने पावर शेल लिखा, और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी पाथ थे वो सबके सब आ जाएंगे। तो आपको लाजमी एंड्रॉइड होम भी लिखा हुआ आ जाएगा नजर। अगर ये नजर आ गया तो इसका मतलब एंड्रॉइड का होम सेट हो गया। उसके बाद आप नीचे आओगे, फिर आपको ये बोल रहा है भाई आपको अब कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ देना है। ये प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ कहाँ से आएगा, इधर जाकर आप प्लेटफॉर्म टूल्स में जाओगे और ये यहाँ से कॉपी कर लोगे। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, आपके पास जहां पर आपके सिस्टम में SDK इंस्टॉल हुआ है उसके प्लेटफॉर्म टूल में जाकर ये पाथ आपने कॉपी किया। कॉपी करके आप इधर आए, और इधर आने के बाद आपको ये बता रहा है कि भाई आपने कहाँ पे जाना है, चेंज इन इन्वायरमेंट और यूजर अकाउंट्स के अंदर। तो यूजर अकाउंट्स का मकसद कि आपके पास एक यूजर वेरिएबल है, एक सिस्टम वेरिएबल है। तो आपने सिस्टम वेरिएबल के अंदर पाथ के अंदर, इस पाथ के अंदर आपने इसको एडिट किया, तो आपके पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल्स का लिखा हुआ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप इसको ऐड कर दोगे। तो आपने ये सी एंड्रॉइड स्टूडियो एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स, इसको आपने ओके कर दिया। ये लिखने के बाद आप इधर आओगे, लिखोगे CMD और यहाँ पे आके लिख दोगे ADB, ये एंटर करोगे। अगर ये ऐड होगा तो यहाँ पे एरर नहीं देगा। अभी इसने एरर नहीं दिया क्योंकि पाथ ऐड था। आपने लिखा ADB और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत क्या है, ताकि आप ये जान सको कि आपके सिस्टम के साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इस टाइम आपके पास 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अच्छा, 2 इसलिए आ रही हैं कि एक मैंने मोबाइल चार्जिंग के साथ लगाया है, अब मैंने हटाया तो यहाँ पे सिर्फ एक आ रही है, कौन सी, इमुलेटर। सही है भाई। तो आपके पास ये सिर्फ चेक करने के लिए कि डिवाइस कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो आपने इसके लिए लिखा ADB स्पेस डिवाइसेस, जिससे ये शो हो गया कि आपके सिस्टम के साथ इस टाइम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब जैसे मैंने मोबाइल लगाया यहाँ पे 2 शो करा देगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको आ गया समझ। उसके बाद अब ये आपको बोल रहा है कि भाई आपका 2 हल हैं अपनी ऐप को चलाने के लिए, एक तो फिजिकल डिवाइस और एक वर्चुअल डिवाइस। हम इसको फिजिकली बोल सकते हैं क्योंकि ये इमुलेटर नहीं है, ये अलग से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल लिखोगे LD मल्टीप्लेयर। नेट होना जरूरी है, इसमें चला सकते हो, इसमें भी चला सकते हो। इसमें आप इसलिए चलाते हो ताकि आपको पता होता है कि भाई कोई चीज़, क्योंकि आप डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा है और आप उसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट ऐप के साथ कनेक्ट करा के। तो वो हम IP एड्रेस के साथ कनेक्ट करना इसके बाद सीखेंगे। पहले एक बार रेक नेटिव चल जाए सिस्टम में। हाँ हाँ, मतलब आपके पास, इसके पास भी एक सर्वर चल रहा होता है जो मेट्रो बोलते हैं। आप सिंपल सर्च करोगे ना, मतलब जो इसको चलाने की बात कर रहे हो ना, कि जो इसको रेक नेट को चलाएगा,
तो वो रेक्ट नेटिव मेट्रो होता है। ये वो मेट्रो वाली बस नहीं, मेट्रो इसका अपना होता है। यार पीछे से रियाज भाई को बोलना नेट नहीं चल रहा। ये स्पोर्ट भी काम करेंगे, ये इसको सिर्फ बैकएंड पे सपोर्ट देने के लिए कि भाई आपके पास, क्योंकि विथआउट एंड्रॉइड स्टूडियो, विथआउट जेडीके हम कोई ऐप को बिल्ड नहीं कर सकते। सारी रिकॉर्डिंग हम VS कोड पे करेंगे। जी ऐसे ही नेट चल जाए फिर स्टार्ट करता हूँ यार। यार रियाज भाई को बोला तो अब यहाँ पे जाके सिंपल लिखोगे LD मल्टीप्लेयर, तो इस लिंक पर गए तो आपका यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। सिंपल डाउनलोड कर लोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे। इससे क्या होगा कि फिर आप यहाँ पे आके एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करोगे कि
आपने कौन सा मोबाइल बनाना है इसके अंदर। तो आपने न्यू इंस्टेंस क्लिक किया, कंफर्म किया, तो ये नया एलडी प्लेयर बन गया। अब आप इस पर भी ऐप चला सकते हो। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर जाकर आप इसकी सेटिंग वगैरह सेट करते हो। क्या आपके पास इसकी सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में यहाँ पे जाके, क्योंकि ये एक टैबलेट मोड पे ओपन हुआ है, आपने जो मोड अगर कस्टमाइजेशन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसकी विड्थ दोगे, हाइट दोगे, सेव करोगे, तो ये उसी हिसाब से हाइट और विड्थ सेट कर देगा। सही है भाई। तो ये आपके पास अगर आपका अपनी रियल डिवाइस है तो रियल डिवाइस के लिए सिस्टम पे रन शो कराने के लिए आप इसको डाउनलोड करोगे, SCRPY स्पेस डाउनलोड। तो यहाँ जाके इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड। ये सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए करोगे कि आप अपनी डिवाइस को मोबाइल के ऊपर लैपटॉप पे दिखा सको। अगर लैपटॉप पे नहीं दिखानी तो ये सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मोबाइल पे ऐप को रन करना है तो इस एलडी प्लेयर को भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसलिए करनी क्योंकि मेरी स्क्रीन सामने शो होगी, तो इसलिए मुझे इसको डाउनलोड करना होगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एलडी प्लेयर करते हो या ये। अगर एलडी प्लेयर करोगे तो उसका मतलब रियल डिवाइस पे बहुत कम चलाओगे, रियल डिवाइस पे तब चलाओगे जब क्लाइंट को देने वाले होगे। और जी जी, मैक ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कर सकते। मैकबुक होना ज़रूरी है, मैकबुक के अलावा नहीं कर सकते। हाँ ये है। और आप खुद कभी मैकबुक नहीं लोगे, पहले आप कंपनी में जाके जॉब करोगे, पहले इतना पैसा कमाओगे, फिर आप लोगे इंशाल्लाह। अगर इतना हो गया कि डायरेक्ट, क्योंकि वो एक तो बहुत महंगा पड़ता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हर चीज़ लाइसेंस वाइज मिलती है। इसमें हर सॉफ्टवेयर इजीली मिल जाता है, उसमें हर सॉफ्टवेयर इजी नहीं, हर सॉफ्टवेयर को करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो इतना तो सीखा भी नहीं है जितना पैसे देंगे। यार ये मैंने ना एक ऐप को वैसे बिल्ड करके रखा हुआ था, मैंने कहा क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर से प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि साथ सेटिंग करा रहा हूँ साथ साथ ये, मतलब वो एक प्रोजेक्ट आते सर मैंने क्रिएट कर दिया था, अब पीछे रन हो रहा है, वो नजर आएंगे। अब जैसे फ्लटर वालों ने लास्ट क्लास में ये बनाया है, तो इनकी कैलकुलेटर की ऐप नजर आ रही है। तो अच्छा, इसी तरह आप इस जो, लेकिन ये ऐप एपी के आप किसी को शेयर करोगे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इन डीबग मोड पे है। डीबग मोड का मकसद के साथ में सर्वर होना जरूरी है। जैसे हम रैक की बात करते हैं, रैक लोकल होस्ट पे जब चल रहा होता है तो उसको सर्वर ऑन होगा तो ही शो होगा। लेकिन क्या होता है जब आप उसको होस्ट कर देते हो, फिर वो लिंक किसी को भी दो तो वो चल पाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें होस्टिंग नहीं होती, इसके अंदर एपीके निकलती है। एपीके की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डीबग और दूसरी होती है रिलीज। डीबग का मकसद होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल में चलाना चाहोगे। रिलीज का मकसद जिसकी आप एपीके निकालोगे और वो आप प्ले स्टोर पे भी अपलोड करोगे। प्ले स्टोर पे एपीके अपलोड नहीं होती, प्ले स्टोर पर वो अपलोड करते हैं ऐप बंडल। ज़रूरी है ऐप बंडल को इंस्टॉल करेंगे। ऐप बंडल क्यों, सवाल है भाई, ऐप बंडल क्यों करते हैं, क्योंकि एपीके का साइज बहुत ज़्यादा होता है। एपीके का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो वो कोशिश करते हैं। ये रन कहाँ पे हुई है, सही है, शुक्र है, इसका मतलब सेटअप सही करके सिस्टम में हुआ पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज पहली क्लास में ये मैं चला पाऊँ। हाँ तो खुद तो उसने ओपन करना है ना यार, ये मैंने रन किया होता, ये कमांड है। इसकी तरफ आते हैं, लेकिन क्या था कि क्योंकि अभी हम पहले कुछ सीख लेना, फिर उस साइड पे आएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। और अगर मैं ये बताता और एंड पे जाके ये सब कमांड चलाता तो फिर हम क्लास में एंड लेट हो जाते। तो इसलिए वहां से वो चला दिया, अब वो रन हो गया। मैं आपको सिंपल कमांड बता दूंगा, आप जाके ट्राई करोगे।
और यहाँ पे आपको बता दूंगा, और फिर इसके साथ हम एक बना भी लेंगे प्रोजेक्ट। तो हमारे पास एपीके दो टाइप की होती हैं, डीबग और रिलीज। डीबग का मकसद कि भाई सर्वर का होना जरूरी है, रिलीज का मकसद वो आप डायरेक्ट एपीके बनाओगे उसकी। ऐप बंडल, सबसे पहले सवाल है कि ऐप बंडल जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एपीके का साइज अगर 100 MB है तो ऐप बंडल का साइज होगा 10 MB। वो बहुत छोटी होती है, उसमें सिर्फ मेन कोड होता है ऐप बंडल के ऊपर, क्योंकि बाकी सब चीजें प्ले स्टोर पे आपने अकाउंट तो खरीद लिया, अब प्ले स्टोर का स्टोरेज यूज होगा। अगर आप ही वहां पे जाके 1.5 GB की एक ऐप अपलोड कर दो और आप बोलो कि भाई मेरी ऐप, मैंने अकाउंट खरीदा है, मेरी ऐप को अपलोड करो, तो 1.5 GB आपकी एक ऐप लेके चलेगी। मतलब साइज होता है, क्योंकि ऐसी ऐप्स होती हैं जिनका साइज होता है। तो ऐप बंडल क्या करता है, साइज कंप्रेस कर देता है। अगर 1.5 है तो ये तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 250 MB, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके पास गेम है, गेम की जब एपी, ये जो आप पबजी खेलते हो तो ये वाली एपीके, अगर इसकी एपीके बनाई जाए तो ये पता नहीं कितने जीबी, क्योंकि इसमें मल्टीपल थीम्स हैं, ये सब थीम्स स्टोर हुई पड़ी हैं, ये सब की सब थीम आपके पास क्या होती हैं, स्टोर हुई पड़ी हैं। तो इसमें तो फिर साइज प्ले स्टोर बेचारा एक ही ऐप को अपलोड कर पाएगा अपने स्टोरेज के हिसाब से। तो वो क्या करता है, आपसे क्या लेता है, ऐप बंडल। फर्क क्या है, ऐप बंडल डायरेक्ट किसी को भी आप शेयर करोगे उसके मोबाइल में नहीं चलेगी, मोबाइल में सिर्फ क्या चलती है। अब सवाल है कि अगर ऐप बंडल हम प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हैं तो ऐप प्ले स्टोर से तो हम एपीके लेते हैं जो हम मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप बंडल से फिर प्ले स्टोर अपनी एपीके बनाता है और उसको सेटअप पे लेके आता है। आ रही है समझ? काम दोनों में फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं कि ऐप बंडल में कुछ और कोड हो और एपीके में कुछ और हो। हाँ, नोड मॉड्यूल भी जाने की जरूरत नहीं है, और रिलीज के अंदर से वो सी चीजें रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर फोन फैमिली आपने लगाई है तो, क्योंकि गूगल के पास खुद के पास फोन फैमिली है, वो उसको हटा के इंटरनेट से लेके आएगा, तो वो सब अलग से उनकी सेटिंग है, तो उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गया सेटअप कि हम कैसे करेंगे। अब आप यहां पर आए, इधर जाकर आपने ये सब आपके पास इमुलेटर, क्या आप इधर जाकर यहां पर गए, इधर जाकर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर यहां पर गए, यहां पे आ रहा है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, यहां पे जाकर आप अपना एक डिवाइस भी ओपन करा सकते हो। अब जैसे या आपका मोबाइल आ रहा है, या आपका वो आ रहा है इमुलेटर, और ये आप खुद यहां से जाके क्रिएट कर सकते हो। फिजिकल और वर्चुअल में फर्क है, वर्चुअल डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर होता है, फिजिकल का सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये दोनों आप देख रहे हो, आपके सिस्टम तीन लगे हुए हैं, एक वर्चुअल, दो फिजिकल। तो ये फिजिकल में सिस्टम पे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, सिस्टम आपका हैवी नहीं होगा, लेकिन आप वर्चुअल करोगे तो आपका सिस्टम वो लाजमी वो होगा। और यहां से जाके अब ये इसका इमुलेटर ओपन हुआ है, अब ये बहुत टाइम लेगा लोड होने में, कोई भी चीज होने में, क्यों। और लेकिन अगर सिस्टम अच्छा है तो आप फिर ये कर सकते हो। मतलब मैं 512 GB SSD लगा पड़ा है, 16 GB रैम है, तो आप इजीली इमुलेटर को करो, कोई मसला नहीं होगा। 8 GB रैम है तो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखोगे, सुबह लिखोगे, दोपहर को जाके वो चेंज होगा, दोपहर को जाके उसका रंग चेंज करोगे, रात को जाके वो दिखेगा, अच्छा भाई हेलो वर्ल्ड को रेड कलर आया है। तो इसलिए कोशिश करनी है। अब देख लो, अभी से ये अटकना स्टार्ट हो गया है, तो कोशिश करनी है कि इसके साथ तो, इसके ऊपर तो ऐप रन करनी नहीं है। अब सवाल होगा कि भाई कंपनी में क्या होता है, कंपनी खुद अपनी रियल डिवाइसेस प्रोवाइड करती है, कंपनी की अपनी रियल डिवाइसेस होती हैं, वो वर्चुअल पे नहीं जाते, क्योंकि आपकी एपीके को लाजमी बनाना पड़ता है रिस्पॉन्सिव। अगर यूजर रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है कि जब आपकी ऐप जाती है क्यूए के पास
तो कोई भी चीज फटनी नहीं चाहिए, ऐसी है ना भाई। अब फटती कैसे है, अगर आप ये आप देख रहे हो, ये अब साइज के हिसाब से सेट नहीं था तो ये फटी है, ये तो इस तरह करके फटेगी तो क्यूए कभी अप्रूव नहीं करेगा। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप अपनी रियल डिवाइस पे चलाओगे तो आप मल्टीपल पे टेस्ट कर सकते हो। आज आपके हाथ में एक मोबाइल आया क्योंकि कंपनी का एक थोड़ी है, और वो आपकी डिवाइस आपकी अपनी नहीं होती, वो कंपनी की होती है, वो कोई भी आपको मिल सकती है। तो कंपनी आपको हर रोज लाजमी नई से नई डिवाइस देती, मतलब नई से मुराद कि आज मुझे कोई और मिली है तो कल वो लाजमी कोई और देंगे, ताकि जो ऐप ये बना रहा है वो साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करे कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मतलब एक मैंने इस डिवाइस के लिए सेट कर ली, इसके लिए मैंने सेट कर ली, लेकिन जैसे ये कोई बड़ी डिवाइस पे गया तो ये फटना स्टार्ट हो गया, या छोटी डिवाइस पे गया तो फटना स्टार्ट होगा। तो इस चीज से बचने के लिए इसको चेक किया जाता है। नहीं, आप मीडिया क्यूरी के जरिए, फ्लटर में तो हम फ्लेक्स बॉक्स वगैरह अलग चीजें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मीडिया क्यूरी के जरिए कर रहे होते हैं। जी जी। हाँ नहीं, इतनी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर यूजर चलाएगा तो अपने मोबाइल में स्पेसिफिक साइज मिले हुए हैं, और आप इसमें मीडिया क्यूरी के जरिए बताते हो कि भाई इतने परसेंट हो, इतने परसेंट ये शो हो, इतने परसेंट ये शो, तो कभी फटती नहीं है इसके अंदर ऐप। नहीं, टेलमेंट भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, ऐसा नहीं कि टेलमेंट नहीं, फोटोशॉप भी यूज नहीं, फोटोशॉप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर अब जो लोग बेचारे सीख के आए थे ना H1 से लेकर H6 तक, अब वो सब हमें या तो भूलना पड़ेगा क्योंकि हमें रैक समझ नहीं आई, या फिर एस्टिमेट समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर कोई H1 नहीं है, कोई H6 नहीं है, यहाँ पर ओनली एक है टैक्स, ओनली क्या है, टैक्स का टैग मिला हुआ है। तो इस पे आते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप कमांड चलाते हो npx init react native। तो अच्छा, सबसे पहले ना आपको ये करनी होगी, नहीं यार इसकी बुक कभी कोई रख ही नहीं सकता, हर चीज चेंज है हर रोज। आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ जाकर आप करोगे npm install react native cli, ये आपको कमांड अपने सिस्टम में चलानी पड़ेगी, लाजमी है रिएक्ट नेटिव के CLI को करने के लिए। रिएक्ट नेटिव का क्योंकि जैसे आपने किया था npx create react ऐप इंस्टॉल किया था सिस्टम के अंदर, और वो तो आपकी मर्जी थी, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि भाई आपने पहले ये किया इंस्टॉल ग्लोबल क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद अब आप जो अगली कमांड चलाते थे वो चलाते थे रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम, ऐसे ही था ना भाई, कि पहले आपने पूरे सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर इसके ऊपर जाकर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते थे। इसके अंदर क्या है कि भाई आपकी मर्जी नहीं है, आपको लाजमी ये करना है, आपकी कमांड है npx install -- global react native cli, सिंपल कॉपी करके आपने कहीं पर भी ये चला देना है। कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और इसको एंटर कर दिया, तो आपके पास ये CLI इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये बोल रहा पहले से इंस्टॉल हुआ करना सही है, लेकिन आपको ये लाजमी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद दूसरी कमांड आप चलाओगे npx react native init
प्रोजेक्ट का नाम, ये आपको कमांड चलानी होगी। सही है भाई, npx create rect प्रोजेक्ट का नाम, ये चलाएंगे तो एक एरर आएगा, वो भी बताता हूँ क्या आएगा। तो हमने एक फोल्डर बना लिया रेक्ट नेटिव के नाम से, आपने सिंपल कमांड चलाई npx क्रिएट, कहाँ गया, ऊपर चला गया भाई, कहाँ चला गया, ये वाली npx रेक्ट नेटिव इनिट प्रोजेक्ट नेम। इनिट हम इससे पहले कहाँ यूज कर चुके हैं, दो जगह पे, गेट इनिट और फायरबेस इनिट, किसी भी चीज को इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो आप यहाँ पर जाकर आप ये दे सकते हो। तो अब हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं क्लास 1। तो आपने कमांड चलाई npx रेक्ट नेटिव इनिट क्लास 1। ये परेशान नहीं होना कि ये क्या एरर दिखा रहा है, ये आपको बोल रहा है भाई यान होना चाहिए। लाजमी नहीं कि आपके सिस्टम में यान हो, आप npx से भी काम चला सकते हो भाई, ये टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो उसके बाद आपके पास आपके फोल्डर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब क्लास 1 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट बन गया। डेप्रिकेटेड आपको अक्सर इसमें मिलेगा, सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि हम नोड का वर्जन यूज कर रहे हैं 20 का, और ये अभी तक इतना अपडेट इन लोगों ने नहीं किया। अच्छा, ये जो एरर आता है, यही एरर की बात कर रहा था। यहाँ पर आप जाओगे, ये एरर आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसका ना ये इशू अभी खड़ा हुआ है, मतलब जब से नेक्स्ट आया ना उसके बाद आपके पास ये एरर आना स्टार्ट हुआ है। cli.init प्रोजेक्ट का नेम, क्योंकि इस एरर का मसला है कि जो अपडेटेड वर्जन आया है उस पर ये कमांड नहीं होती रन। अभी तक हम रेक्ट नेटिव के पिछले वर्जन पे चल रहे हैं, सबके सब लोग जो भी आज तक प्रोजेक्ट, मुझे कल का नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज तक जो इसका वर्जन चल रहा है, आप सिंपल ये एरर लिखोगे तो आपको ये बताएगा कि आपने कौन सा वर्जन करना है। आपने करना है 0.6 ये वर्जन इंस्टॉल करना है, याद रखना है आपने 0.68.2। अब सवाल क्या है, ये क्या करना है, आपने सिंपल जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो ये कमांड चलानी है। इससे पहले हम ये चलाते थे, अब कौन सी चलानी होगी, npx create रेक्ट इनिट आपके प्रोजेक्ट का नाम, आगे बस माइनस वर्जन 0.682.2। अभी जो वर्जन चला है वो आया है 0.69.0, जिस पे ये काम करना छोड़ गया रेक्ट नेटिव। आ रही है समझ, क्योंकि npm ने अपने आप को अपडेट किया 20 पे चला गया, वो अभी मेरे ख्याल 20 वाला चल रहा है, और इन्होंने अपडेट ही नहीं किया, तो अब इन दोनों में मसला आ गया। तो अब जब तक इसके वर्जन को ये अपडेट नहीं करते तब तक आप प्रोजेक्ट का वर्जन बनाओगे, ये यान पे भी नहीं चलाएगा ये, मतलब क्योंकि इसका वर्जन, क्योंकि वो जो यान या ये करेगा वो अपडेटेड वर्जन करेगा। मतलब जब हम ये वर्जन नहीं ना लगाते तो इसका मकसद क्या है कि जो अभी अपडेट वर्जन चल रहा है वो लेके आओ। तो यान भी 0.69.0 लेके आएगा, ये भी यही लेके आएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है भैया, प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त npx रेक्ट नेटिव इनिट प्रोजेक्ट नेम, सिर्फ ये वर्जन लगा देना आगे, माइनस मैंने वर्जन 0.68.2। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया, आ रही है समझ, कौन सा वर्जन लगाना है, पक्की बात है। और उससे पहले क्या क्या लिखना को याद है, हमें ये कमांड चलानी है। अबे क्या बात है, तो नीचे क्या कर रहे हो ऐसा, साथ सुन भी रहे हो।
देख रहे हो ट्रेन समझ आ रही है? आज इतना टाइम पे या आज भी लेट आए हैं? मुझे तक आया तो मेरे सामने तो नहीं आए। अच्छा वही वही तो मैंने कहा तुम जल्दी तो आ ही नहीं सकते ना। अच्छा भाई तो हमारे पास ये अब आप में सिंपल ये मुश्किल नहीं है यार, सिर्फ क्या है कि अब क्योंकि हम यूज तो हमें अपडेटेड करना चाहिए, अब नहीं चल रहा तो कुछ और हल नहीं है। हल यही है कि भाई क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो खुद बोल रहा है कि जब तक ये रेक नेटिव खुद सर्व नहीं करता अपना इशू तब तक आप इसी वर्जन पे चलोगे। भाई टीम तो बैठी है लेकिन मसले भी तो बड़े हैं। ये 16 पर था, ये वर्जन 16 पे चल रहा है, 16 के बाद 20 आ गया है। अब एनपीएम तो हर चीज अपडेट कर रहा है और ये हाँ आपको लगे, लेकिन जो जो इशू वो सैलरी जो ले रहे हैं ना वो उनको इस तरह सैलरी नहीं दे रहे रिएक्ट नेटिव वाले, जो उसके डेवलपर टीम बैठी है उसको फ्री में थोड़ी सैलरी दे रही है। अगर उनसे इशू सॉल्व नहीं हो रहा, हम तो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अच्छी सोच है कि हम जगह ये इशू सॉल्व कर मतलब कर सकते हैं या फिर हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप अगर कर पाओगे। अब देखो इसका वर्जन चल रहा है 22 पे, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है, इसको डिलीट करना है जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। डिलीट करने के बाद ताकि ये आप इसको दोबारा से इनिट कराओ, तो आपने अब अगेन से cmd ओपन किया और ये कमांड चला दी, तो इसके बाद ये आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा देगा। जब तक ये क्रिएट होता है तब तक हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब प्रोजेक्ट जैसे वहां पर होता है, क्या नाम है, रेक में था कुछ मेन फाइलें थी, तो यहाँ पर भी कुछ मेन फाइलें होंगी। अच्छा ये वो वाला प्रोजेक्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया, तो मसला नहीं है, वो अभी इंस्टॉल हो रहा है, इस पे हम देख लेते हैं कि ये इस पे क्या चल रहा है, और दोनों का सेम ही कोड होगा। इसमें भी आपको एक package.json की फाइल मिलेगी जैसे कि आपको वहां पर मिलती थी। इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम, आपका वर्जन, प्राइवेट ट्रू कि भाई ये कोड आप किसी को शेयर नहीं कर रहे, प्राइवेट है, एंड्रॉइड, इससे पहले यहाँ पर एंड्रॉइड वगैरह नहीं लिखा हुआ करता था, सिर्फ स्टार्ट बिल्ड वगैरह कुछ लिखा हुआ करता था रेक्ट के अंदर, क्योंकि उसमें npm से स्टार्ट होता था और बिल्ड बनती थी और टेस्ट वगैरह बनते थे। इसमें ये रन होगा एंड्रॉइड, iOS। स्टार्ट का मकसद आप खुद सिलेक्ट करोगे कि आपने किसके ऊपर रन करना है। अगर आपने एंड्रॉइड के ऊपर रन करना है तो आप कमांड चलाओगे रेक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड। अगर आपने iOS के ऊपर रन करना है तो रेक्ट नेटिव रन iOS। जी हाँ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हो, क्लाइंट का एंड्रॉइड नहीं होता, जो बाहर का क्लाइंट है उसके बाद एंड्रॉइड नहीं होता। अब सवाल है फिर हमें एंड्रॉइड को सिखा रहे हो, कोड दोनों का एक ही है, सिर्फ एपी के उसमें आईपीए फाइल बनती है, इसमें एपी के फाइल बनती है। उसको बनाने के लिए मैक चाहिए, और उसको बनाने के लिए iOS का फोल्डर में जाकर चेंजिंग करनी होती है, इसको बनाने के लिए एंड्रॉइड के फोल्डर में जाकर चेंजिंग करनी होती है। कोड दोनों का एक ही होगा, कोड दोनों को अलग अलग नहीं होगा। लेकिन क्या है कि क्योंकि हम पाकिस्तानी होते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं एंड्रॉइड पे अलग काम हो रहा है, iOS पे अलग काम हो रहा है। वो गरीब बेचारा दो पेमेंट कर रहा होता है, एंड्रॉइड की भी पेमेंट करता है, iOS की भी पेमेंट करता है। बाद में उसको पता लगता है अच्छा ये तो हाइब्रिड, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो फ्लटर हो या रेक्ट नेटिव हो, वो हाइब्रिड है।
आपकी वेब के ऊपर भी चलेगी। अच्छा रेक्ट नेटिव वेब पे नहीं चलेगी क्योंकि रेक्ट नेटिव के लिए वो रेक्ट है, वेब के लिए रेक्ट है। फ्लटर वेब पे भी चलती है, एंड्रॉयड पे भी चलती है और आईओएस पे भी चलती है। तो हम कभी फ्लटर को अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा कोर्स का नाम है वेब डेवलपमेंट। और देखो हर चीज की अपनी मार्केट है। आपने एक साल में बहुत कुछ सीखा, वो बेचारे 6 मंथ में सिर्फ फ्लटर को लेकर जॉब ढूंढने जाएंगे। हम 6 से 7 टेक्नोलॉजीज लेके जाएंगे। हम बैकएंड पे काम करना सीख पाए कि रेक्ट नेटिव मतलब मोबाइल ऐप, रेक्ट डेटाबेस, फायरबेस वगैरह, जावास्क्रिप्ट पे कोई जॉब हो, फ्रंट एंड की वेबसाइट बनानी हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी हो, ये सब काम हम खुद कर सकते हैं। ऐसी है ना, वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ जो वेब बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिव कभी भी नहीं होगी क्योंकि फ्लटर वेब के लिए अभी तक स्टेबल नहीं है। क्या पता इन फ्यूचर, क्या पता कल स्टेबल हो जाए, अल्लाह ना करे। तो क्योंकि हमने रेक्ट पे बहुत टाइम जाया किया ना भाई, मतलब रेक्ट सीखा है तो अब, लेकिन रेक्ट नेटिव के अंदर वेब पे नहीं बनता। रेक्ट नेटिव या एंड्रॉयड पे चलेगी या आईओएस पे चलेगी। उसके बाद आपको डिपेंडेंसीज का पता है कि आप जो जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हो। रेक्ट आप यूज कर रहे हो 17, रेक्ट नेटिव जो वर्जन आपने वहां से बताया था वो आप यूज कर रहे हो 0.68.2। उसके बाद आपके पास डेव डिपेंडेंसीज वो जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिबग मोड पे चल रही हो, रिलीज मोड पे ना चल रही हो। उसके बाद आपकी मेन फाइल जो सी होती है वो होती है app.js। कौन सी फाइल होती है? app.js। इंपोर्ट टाइप रेक्ट, ये फालतू लाइन है, इसको अभी हटाते हैं और इसको हटाने के साथ साथ हम इसको भी हटा देंगे। क्योंकि हमें इन सब की जरूरत नहीं है, नोट वगैरह अभी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया। हम उसी प्रोजेक्ट में जाते हैं जो हमने अभी भी बनाया, cd स्पेस क्लास 1। cd की फुल फॉर्म क्या होती है? चेंज डायरेक्टरी, ऐसी है ना भाई। और यहाँ से हम अपना कोड ओपन कर लेते हैं। ये अब हम उसी प्रोजेक्ट में आ गए जो अभी हमने इंस्टॉल किया और उसको रन करना है। किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप कमांड चलाते हो npx रेक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। सही है भाई, npx रेक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। तो हम इधर आए, इसी में जाकर हमने ये कमांड रन कर दी। अच्छा ये जो तीसरे नंबर पे ये कमांड नहीं है, ये एरर है। तो अभी ये हमारे पास रन हो जाएगा। ये वो सर्वर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वो सर्वर है जो एकदम आपके पास, अब वो ओपन होगा तो ही रेक्ट नेटिव की ऐप चल पाएगी। वो ओपन नहीं होगा तो रेक्ट नेटिव की ऐप आपके मोबाइल में या इमुलेटर में रन नहीं हो पाएगी। तो वो अभी ओपन होता दिखाता हूँ। और वो बहुत मेन है, मतलब बोलते हैं ना कि वो मेट्रो सर्विस है रेक्ट नेटिव की। फर्स्ट टाइम रन होने के लिए बहुत सा टाइम लेगा। उसके बाद ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर ऐप, आपने कुछ भी चेंज किया, इधर आके आप आर प्रेस करोगे, आर से क्या होगा? ऐप दोबारा से रीबिल्ड होगी। जी जी, इसमें इधर चलेगा, इसमें ये अलग से ही चलेगा, लाजमी है। तो अब ये आपके पास, क्योंकि मेरे सिस्टम में एक बार पहले चल चुका है, इसलिए इतनी स्पीड में हुआ है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी होगा, सर के पास तो 2 मिनट में चल गया है। हमने कोई गलती की है? गलती कुछ भी नहीं की, सिर्फ टाइम लगेगा। अब आपके पास ये आपकी 2 डिवाइसेस हैं, दोनों पे इसने आपको रन करा दिया। अगर आपको अपनी मोबाइल की डिवाइस दिखानी है तो मोबाइल की डिवाइस भी आप दिखा पाओगे, और अगर इमुलेटर पे दिखाना है तो वो भी आप दिखा पाओगे। जी 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 जी, देखिए एलडी प्लेयर पे भी चला दिया है और आपके मोबाइल पे भी मैं दिखाता हूँ, मोबाइल पे भी इसने चला दिया है। तो ये तो इसका खुद का काम है ना भाई।
कनेक्ट तो वो बाय डिफॉल्ट खुद उठाएगा, वो जो हमने एडीबी किया था, एडीबी का वो पास में रखा था ना, तो वहां से खुद का उठा लेगा। अब ये आपके मोबाइल के अंदर चल रही है डिवाइस, तो आप सिंपल लिखोगे ये जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, हाँ उसी फोल्डर में जाकर, मतलब उसको आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद और फिर आपने वो क्रिएट कर दिया, तो आपके पास आपकी रियल डिवाइस पे भी ये प्रोजेक्ट रन स्टार्ट हो गया। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपल क्या किया, डाउनलोड किया, अगर आपने अपने मोबाइल की डिवाइस दिखानी है इसके लिए, तो आप सिंपल क्या करोगे, मोबाइल की डिवाइस के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे। इसको भैया सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपनी स्क्रीन दिखानी है, इसलिए आपको लाजमी नहीं, इस पर टेंशन ना लो कि ये पत्नी क्या कर रहे हैं। सिर्फ क्या है कि मोबाइल की स्क्रीन शो कराने के लिए, और आप इससे हर चीज हैंडल कर सकते हो, माउस के जरिए अपने मोबाइल को पूरे का पूरा चला सकते हो इजीली। लेकिन क्या है कि अगर किसी से बात कर रहे होगे और या ऐप पे काम कर रहे हो और किसी ने मैसेज, कोई मेन बंदा है कोई गलत मैसेज सेंड कर दे तो सामने आ जाएगा, तो इसलिए कोशिश करनी है एलडी प्लेयर के ऊपर चलाओ ताकि मसला ही ना हो। तो आप देख रहे हो, तो यूं करके आपको लगेगा कि ये एक सिंपल वायरस की फाइल है। फर्क क्या होता है इमुलेटर की, उसकी ऐप क्या नाम है, जो फ्लटर की ऐप होती है उसका आइकन कुछ और तरह का होता है, फ्लटर का आइकन होता है, क्योंकि रेक्ट नेटिव का आइकन ही ऐसा है, तो वो बेचारा इस टाइप का दिखा रहा है। इसका ये मकसद नहीं है कि इसमें एरर आ गया, कि जो वायरस का सैंपल भी है ना वो भी इसी तरह का है। ये ना ये एपीके, ये वाली ये इससे पहले बना था, और ये एंड्रॉइड है। और फ्लटर का अभी हमने थोड़ी देर पहले इस रियल डिवाइस में देखा था, या इधर होगा कोई ना कोई, अभी यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये वाले फ्लटर के हैं, ये फ्लटर के हैं, ये रेक्ट नेटिव के आइकन, मतलब मेन आइकन जोन से हैं। सही है भाई, हाँ, एक ही प्रोजेक्ट के यार, एक जो मैं आते सर मैंने बनाया था ताकि मैं रन कर सकूं। हाँ, तो मतलब ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये क्लास 1 है, क्योंकि मैंने वो चेक करना था कि अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट टाइम कि इतना अच्छा ये सेटअप हो गया है। इससे पहले अगर आप वीडियो चेक करोगे जो पिछला बैच था वो जरा एक पूरी क्लास जाया हुई थी, क्योंकि ये टाइम बहुत लगाता है, इसलिए ये इस बार जल्दी हो गया। एंड्रॉइड स्टूडियो सब मेरे पास इंस्टॉल हुआ पड़ा था, वो क्योंकि फ्लटर वालों में टाइम लगा था, तो ये टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी ऐप चल जाएगी। मेरे पास इसलिए चल गई क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो वो सब सेटअप था, मैंने आपको फिर बताया ये करना है। अगर हम खुद करते तो, क्योंकि ये खुद 1.2 जीबी का है एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये टाइम बहुत लगा देगा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होने में, ये नहीं होगा। अच्छा, एक चीज कि आपको ये चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट सही करके चलेगा या नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप एक कमांड चलाओगे रेक्ट नेटिव डॉक्टर, क्योंकि हर चीज का डॉक्टर होता है, इस तरह इसका भी एक डॉक्टर है जो आपको ये बताएगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई इशू तो नहीं है, आप इसको रन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं। हाँ, वो भी बताता हूँ सब, इतना जल्दी हम करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आधी आवाम बेचारी परेशान है पीछे। तो हमने ये कमांड चलाई npx रेक्ट नेटिव डॉक्टर। अभी आपको बोल रहा है भाई आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं है रेक्ट नेटिव का, तो आप इस कमांड को अपने प्रोजेक्ट में जाकर ही चला पाओगे और डॉक्टर को चेक कर पाओगे। अगर प्रोजेक्ट में नहीं होगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, वरना आप चेक कर पाओगे। तो आपने यहाँ पे लिखा npx रेक्ट नेटिव स्पेस डॉक्टर, उसके बाद अब आपके पास ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रन करेगा कि क्या ये मैं रन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसने एक इशू दिया है, ये बोल रहा है भाई देखो मेरे पास ना 30 का वर्जन है, 30 का है, 34 का है,
लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ 31 का। इस एरर के अलावा बाकी कोई मसला नहीं है। जेडीके भी हो गया, ये क्यों हो गया? जो हमने चोको के जरिए किया था। अगर चोको के जरिए नहीं करेंगे तो जैसे यूनिवर्सिटी वालों ने कराया था ना, जेडीके को अलग से इंस्टॉल करा के वो उसका पास रखवाया था, वो सब करोगे, जेडीके खुद ब खुद होगा। तो वो अपडेटेड वाला वर्जन करेगा जो उसको चाहिए होगा, 17 वाला। नोड जेएस भी था, एनपीएम भी था, तो एंड्रॉइड का होम भी था, ये जो हमने सेट किया था। अगर ये भी नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। तो इस एरर को छोड़कर लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपके सिस्टम में एक भी वर्जन ना हो, एक न एक वर्जन होना चाहिए। अब जैसे इस सिस्टम में 30 भी है, 30.3 भी है और 34 भी है, लेकिन ये बोल रहा है भाई 31 होता तो अच्छा था। लेकिन हमने कहा नहीं यार, मेरे पास है ही ये, क्योंकि एंड्रॉइड एसडीके में जाकर मैं 31 सपोर्ट करूं, वो मसला है कि इतना टाइम फिर से लगाएं। सही है? तो आ रही है समझ कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो का अगर पाथ सही सेट किया होगा, जेडीके का पाथ सही सेट किया होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो सही होगा, तो आपके मोबाइल में ऐप इजीली चल पाएगी। नहीं होगा तो आपके पास ऐप नहीं चल पाएगी। अच्छा, अब हम वापसी आते हैं अपने कोड की साइड पर। कोड के अंदर सबसे पहली फाइल मैंने आपको बताई कौन कौन सी है, app.js। वहां पर हमारे पास थी index.js, यहां पर कौन सी है, app.js। सबसे मेन फाइल होती है इसकी। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कुछ मल्टीपल कोड लिखा हुआ आ रहा है, वो जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा था वेलकम और ये सब कुछ, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। अब अगर मैंने यहाँ पे जाके कुछ अपडेट करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन, अच्छा इमुलेटर भी चलाते हैं, हाँ ये चल गया ना, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर आपके पास इसने ये ऐप को रन कर दिया। अब मैंने ये जो चेंज करना है, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, तो यहीं पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, या बाय डिफॉल्ट, अच्छा ये पिक्चर है, इसने पिक्चर लगाई है। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं पहले, स्टेप 1। इसमें स्टाइल यूं करके होगा, अलग अलग तरीके से, या हम ऐसा करते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से कोड ही खुद करते हैं, ताकि मसला ही ना हो। हमने जो भी इसके अंदर कोड था वो सब हटा दिया, तो ये एरर आ गया कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इस स्क्रीन से आप परेशान नहीं होना, ये अक्सर आपके मोबाइल के अंदर शो हो रही होगी, क्योंकि एरर्स बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आपने ऑटो सेव सबसे पहले बंद करना है। ऑटो सेव क्या करना है, बंद करना है। क्यों बंद करना है, मैं जैसे ही चेंज करूंगा ये वहां पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर किया ऐप और इसके अंदर जाके लिखा रिटर्न, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ये आपके पास बार बार चल रहा है। आप देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेक्स्ट, आपके पास ये बार बार चल रहा है। तो इसलिए ऑटो सेव नहीं करना कि भाई पहले मैं अपना पूरा कोड लिख लूं उसके बाद जाके आप इसको वो करना। अगर ये ऑटो सेव होगा तो भाई ये सर्वर के ऊपर बार बार चलता रहेगा। सही है भाई? तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से जाकर ऑटो सेव को, अगर रैक में हो रहा था तो आप बंद करना है। ऑटो सेव यहाँ से जाके आपने बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाकर बोलें कि भाई आप सबसे पहले टेक्स्ट को यूज करना चाह रहे हो, सिंपल, जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो इसी तरह आपने यहाँ पे जाके इंपोर्ट किया टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और इसके अंदर जाके आपने लिख दिया हेलो, रिएक्ट नेटिव इज नॉट अ फंक्शन। टेक्स्ट में नहीं, इसका नहीं हो, एक बोलते हैं
चेक करते हैं यहाँ पर इसने कैसे दिया होगा। अच्छा हाँ, मैं यू का लिख रहा था, मैं फ्लटर समझ रहा था, ये फ्लटर है। फ्लटर में इस तरह करके लिखते हैं यार। इसके अंदर भाई हर चीज क्या होती है, टैग होती है ना, आपके पास टैग होता है। फ्लटर में टैग नहीं है, फ्लटर में विजेट्स है। तो आपने यहां जाके इंपोर्ट कर लिया टेक्स्ट फ्रॉम रेक्ट नेटिव, और इसके बीच में आपने कुछ भी टेक्स्ट दे दिया। क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड अ रेक्ट। अब ये आपको एरर दे रहा है कि भाई मुझे रेक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है चेक द मेथड ऑफ एरर। क्या दे रहा है हमारे टेक्स्ट। अच्छा सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव से मल्टीपल चीजें आ रही हैं, तो इसलिए आपने ये इंपोर्ट किया। सिंपल आपने क्या कोड लगाया भाई, सबसे पहले आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा ऐप नाम रखा, इसके अंदर जाके लगाया रिटर्न। रिटर्न में जाकर आपने एक लगा दिया टेक्स्ट, और सबसे पहले ऊपर जाकर इंपोर्ट किया टेक्स्ट फ्रॉम रेक्ट नेटिव, और टेक्स्ट को आपने लाजमी इसके अंदर दे दिया, और इधर जाकर आपने इंपोर्ट किया रेक्ट फ्रॉम रेक्ट, और रेक्ट को आपने स्ट्रिंग में दे दिया, और यहां जाकर कुछ भी आपने टेक्स्ट लिख दिया। तो हमारे पास ये सिंपल लिखा आ गया रेक्ट नेटिव क्लास 1। इसके अंदर हर चीज याद रखिएगा, H1 से लेकर H6 तक अभी तक हमने पढ़ा था, उस सबको ये चेंज कर देता है टेक्स्ट के अंदर। ये क्यों, क्योंकि इसके पास कोई डोम नहीं है, इसके पास कोई भी डोम नहीं होता भाई। ये डोम नहीं है, ये विंडो का अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट इसका सर्वर बहुत तेज है, ये बहुत तेज है। ये आप देख रहे हो, मैं जितनी बार चेंजिंग कर चुका हूँ, ये उतनी बार रीबिल्ड हो रहा है, और ये इतनी स्पीड में हो रहा है कि आपको पता भी नहीं लगता। अब जैसे मैं यहाँ पर गया, और अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चेंज किया और जैसे ही सेव किया, सेव करते ही चेंज निकल, तो ये बहुत तेज है। हाँ बिल्कुल, कि यहाँ पे तो क्या डायरेक्ट स्टार्ट है ना ऐप डॉट जेएस से, वहां पे तो अलग चीज है। वो तो डॉम के पहले V8 इंजन में जाएगा, उसमें कोड बनेगा, वो फिर जाके ब्राउजर पे होगा। यहाँ पर तो ये टैग ही सिर्फ इसका अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के है। फ्लटर में भी टैक्स ही यूज होता है। फर्क क्या है, अगर हम फ्लटर का कोड देखें, फ्लटर इसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है, यहाँ पे टैग होता है, वहां पर टैग नहीं होता। वहां पे हर चीज विजिट बेस्ड है। अगर हम यहाँ पे जाकर इसका, वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन हमने मुश्किल वाले काम करने हैं। जैसे ये है, अब इसका कोड, ये फ्लटर का कोड होता है, इसमें ऊप ज्यादा यूज की जाती है।
ये पूरा ऐप के ऊपर लिखा होता है। और इसके अंदर यहाँ पे हम टेक्स्ट का जो वो जो मैं लगा रहा था वो टेक्स्ट फ्लटर में यूज होता था, लेकिन यहाँ पर हम टेक्स्ट कैसे यूज करेंगे, H1 का वो टैग बनाकर। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ गई। इसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहो, जैसे मैंने स्टाइल किया, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, जो स्टाइल आप रेक्ट में सीख के आए हो ये वही का वही स्टाइल है। फर्क क्या है, इसमें क्लासेस अलग तरीके से बनाते हैं। ये एक मतलब अगर आपके पास इसमें क्योंकि कोई स्टाइल शीट जनरेट नहीं होती, इसके अंदर कोई भी स्टाइल शीट जनरेट नहीं होती, तो स्टाइल शीट जनरेट नहीं होती तो क्या हम पूरा कोड इधर ही लिखेंगे? नहीं, इधर नहीं लिखेंगे। आप स्टाइल का नाम दोगे, उसके बाद एक आपके पास आती है स्टाइल शीट। एक क्या आती है? स्टाइल शीट। ये आप इंपोर्ट कराते हो रेक्ट से। डॉट, इसके अंदर आपके पास आता है डॉट क्रिएट। क्रिएट के अंदर आप पास करते हो ऑब्जेक्ट। आपने यहां बोला भाई मेन टेक्स्ट इक्वल मेन टेक्स्ट, और आपने यही प्रॉपर्टी उठाकर बैकग्राउंड कलर। अब ये मुझे कैसे यूज करना है? सिंपल है, इसको हटाकर स्टाइल्स, जो आपका वेरिएबल का नाम है, स्टाइल्स डॉट मेन टेक्स्ट। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है कि इसमें आपका स्टाइल शीट बनेगी। और इसमें भी वही रूल है कि आपके पास एक लाजमी क्या होना चाहिए? पेरेंट। एक लाजमी क्या होना चाहिए? पेरेंट। तो आपने ये दिया, दो आगे। अब इसके अंदर आपको अगर इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो आप इस तरह करके कर सकते हो। इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो यूं करके। अगर एक्सटर्नल मतलब एक अलग से फाइल बनानी है, इसमें कोई फाइल नहीं बनेगी, इसमें क्या बनेगी? स्टाइल शीट बनेगी। आ रही है समझ? स्टाइल शीट बनेगी। और डॉट क्रिएट, ये आप अपना नाम दोगे, स्टाइल का नाम। अब इसमें आपने जितनी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हो। आपने बोला भाई कलर व्हाइट हो जाए तो जो, अच्छा व्हाइट पे तो बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा, ब्लू हो जाए तो ये ब्लू हो गया। फॉन्ट साइज देना, मतलब जो प्रॉपर्टीज आप पीछे से सीख के आए हो वो सब की सब यहाँ आप दे सकते हो। उसका नाम दिया ऑब्जेक्ट का। नहीं, फिर तो आप क्लास दे सकते हो ना। फिर तो आप यहाँ पे क्लास नेम दोगे, आप क्लास का नाम दोगे, जो टैलेंट क्लास इस तरह करके दोगे। लेकिन क्योंकि स्टाइल शीट अलग से फाइल नहीं बनती, तो आप क्लास से के जरिए स्टाइल नहीं बना रहे हो, CSS की फाइल नहीं बनती। इसमें स्टाइल का जब भी होगा यूं करके आप दे रहे हो, मतलब क्लास में, क्योंकि वो आपकी टैलेंट चीजेस में। अब ये आपके पास क्लास नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, और ये सबका मेन स्टाइल ऑब्जेक्ट, मेन पेरेंट का। तो अब इसको स्टाइल देने के लिए आपने बोला स्टाइल स्टाइल्स डॉट मेन टेक्स्ट। आ रही है समझ सबको? तो अब इसी तरह आप यहां पर भी दे सकते हो, मतलब। लेकिन क्या होगा कि अच्छा है कि आप इसको इसमें दो, क्योंकि इसमें दोगे ना तो कोड बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने एक स्टाइल बनाकर उसके जरिए आप देते रहो। जी जी, इसमें व्यू होता है, बता रहा हूँ, बहुत सारे व्यू वो सब बना के देखते हैं। जैसे वहां पर था आपके पास डिव या स्पैन, यहाँ पर क्या होता है? व्यू। और व्यू में होता है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स के जरिए आप इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हो कि कितना फ्लेक्स किसको मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के 3 हिस्से हैं, एक हेडर,
बॉडी। अब ये आपके पास 3 हिस्से आ गए। अब इससे हिस्से को हमें मेन डिवाइड करना है, तो आपने यहाँ पर गए एक मेन इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, इसके अंदर सब वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वहां पर H1 स्मॉल था, याद रखिएगा। यहाँ पर हर टैग का फर्स्ट लेटर, ये हर चीज टैग ही है। ये व्यू भी टैग है, स्टाइल शीट टैग नहीं है, टेक्स्ट भी टैग ही है। इसके बाद हम जितने भी इसके वो यूज करेंगे, हुक्स यूज करेंगे, वो सब के सब क्या होंगे, टैग ही होंगे। अब मुझे इसका व्यू बनाना है, तो इसके व्यू बनाने के लिए मैंने एक व्यू दे दिया मेन, उसके अंदर एक हेडर का व्यू, और इसके अंदर हेडर का टेक्स्ट रख देते हैं। सेकंड नंबर पे हमने बॉडी रख दी, थर्ड नंबर पे हमने फुटर रख दिया। अभी फर्क कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जैसे पहले शो हो रहा था ऐसे का ऐसा ही हो रहा है। अब इसको चेंज करते हैं, तो सबसे पहले आपने इसको भी कमेंट कर दिया, यहां जाके बोला मेन। इसमें आपके पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे होते हो, वो आप लगाते हो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद आपने 3 मेन हेडर बना दिए, 3 मेन ऑब्जेक्ट बना दिए, हेडर, फ्लेक्स 4, हर एक के बाद कॉमन लगेगा, ये याद रखिएगा, हेडर, बॉडी, फ्लेक्स 2, फुटर, फ्लेक्स 3। और इधर आकर आपने इसको यूज किया, सबसे पहले आपने इसको बोला स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट, इसका नाम हमने स्टाइल्स लिखा हुआ है मेन। इसमें एक कर लिया। अच्छा, जब आप यूं करके इनलाइन लगाओगे तो 2 कर्ली ब्रैकेट आएंगे, जब यूं स्टाइल लिखोगे तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका नाम आएगा स्टाइल। उसके बाद आपने जाकर यहां दे दिया स्टाइल्स डॉट हेडर, उसके बाद बॉडी, फुटर। एक मिनट, अच्छा यहाँ तक कुछ भी शो नहीं करा रहा, एक मिनट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, मेन वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देना, आप इसको मेन डिवाइड करोगे। अब आपने हिस्सों को ब्रेक कर दिया, आपने बोला भाई मेरे पेज के अंदर ना 3 हिस्से होंगे। सबसे ऊपर क्या होगा, हेडर, बॉडी और फुटर। अब आपने बोला भाई बॉडी सबसे बड़ा होगा, जैसे आपने बॉडी सबसे बड़ा किया तो बॉडी 20 लेगा। इस पेज का कोई साइज फिक्स नहीं है, याद रखिएगा, इस पेज का साइज फिक्स नहीं है, ये 100% लेगा, इसको डिवाइड करेगा। देखें 4 और 20 24, 24 और 3 27, तो इस पूरे हिस्से को ये 27 में ब्रेक करेगा। आ रही है समझ? अगर मैंने बोला भाई ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो अब ये तीनों का इक्वल रखेगा, हेडर, फुटर। अगर हम सबका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर
और इधर जाकर एक और बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। तो हमारे पास इसके 3 हिस्से बन गए। एक आ गया हेडर, बॉडी और फुटर। अब मैंने आपको बोला यार हेडर और बॉडी बराबर होने चाहिए, फुटर बड़ा होना चाहिए, तो आप फुटर छोटा होना चाहिए, तो आपने इसको 2-2 कर दिया, बराबर कर दिया, और ये अब फुटर छोटा हो गया, हेडर और बॉडी बड़े हो गए। अब आपको बोला कि यार सबसे बड़ी बॉडी होनी चाहिए, हेडर ही बहुत बड़ा हो गया, तो आपने यहाँ वैल्यू जितनी बड़ी करनी है उस हिसाब से डिवाइड कर दोगे, तो ये उस हिसाब से आपके पास लेके आ रहा होगा। तो ये हेडर का पोर्शन बना, ये आपकी बॉडी का पोर्शन बना, ये आपका फुटर का पोर्शन बना। अब वही कि जितनी भी स्टाइलिंग आपने आज से पहले हमने यूज की है उसके अंदर क्या नाम है, रेक्ट के अंदर देखो स्टाइलिंग तो वही की वही है ना, यही बैकग्राउंड कलर, यही फॉन्ट फैमिली। अच्छा इसमें फॉन्ट फैमिली चेंज करने का अलग तरीका है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। अच्छा ये हमारे पास इसने कलर चेंज क्यों नहीं किया भाई? कलर जब भी चेंज करना है तो कलर क्योंकि किसके अंदर है, टेक्स्ट के अंदर है। याद रखना कि भैया हमें कलर यहां से चेंज नहीं होगा, हमें यहां पे जाकर टेक्स्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने सबके सब जितने भी ये हेडर हैं वो मतलब स्टाइल हैं इनको दे दिया स्टाइल्स। ये नाम में स्टाइल्स क्यों लिख रहा हूं, जो इसका नाम आप लिखोगे, इसका नाम जो भी होगा वो आप वहां लिखोगे, ऑब्जेक्ट को दोगे। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टाइल, तो यहां पे देखिए स्टाइल डॉट टेक्स्ट, इसको कॉपी करते हैं, तीनों जगह पे पेस्ट कर दिया, तो सबका कलर वाइट हो गया। सही है भाई जी? देखो इसमें तो मैं ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें फर्क नहीं आएगा। हाँ फर्क तब आएगा, अब देखें मैंने एक और फ्लेक्स बनाया, ठीक है भाई, मैंने एक और फ्लेक्स बना दिया। अब एक फ्लेक्स के अंदर ये, अब ये क्या क्या करेगा, 2 फ्लेक्स बना देगा, हेडर बॉडी फुटर, हेडर बॉडी फुटर। अब मैंने इसको बोला भाई दोनों के दोनों ये नहीं होना चाहिए, मैंने कहा पहले वाला छोटा होना चाहिए, दूसरे वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अगर हम करते हैं। और अब मैं यहां पे जाकर मेन 2 दे दूंगा, तो ये छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। आ रही है समझ? टोटल के हिसाब से होगा इसमें। तो फिर तो आप व्यू के जरिए, फ्लेक्स के जरिए रिस्पॉन्सिव नहीं ना कर रहोगे, फिर आप हाइट के जरिए कर रहे हो, हाइट विड्थ होगे कि हाइट इस कंटेनर की इतनी हाइट हो, इस कंटेनर की इतनी हाइट हो, इसकी इतनी हो, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो अब आप सबने, क्योंकि रेक्ट नेटिव की पहली क्लास थी, तकरीबन आपने प्रोजेक्ट बनाना है और कोशिश करनी है और पूरे पेज पे एक बड़ा सा हेलो वर्ल्ड लिखना है, क्योंकि इसको हेलो वर्ल्ड करोगे ना तो ही समझ आएगी, हेलो वर्ल्ड नहीं किया तो समझ नहीं आएगी, तो फिर मुश्किलात में रहेंगे। क्योंकि और इसको सेंटर पे करने के लिए हमें पता है भाई, यहां जाकर ये जितनी प्रॉपर्टी थी ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक मिनट इसमें सेंटर यहां मेरे ख्याल आएगा, ये आ गया यहाँ पे सेंटर पे, और उधर जाके सेंटर पे करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स, एक मिनट इसको यहाँ करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाना मेरे ख्याल में। तो अब आपने इस टाइप का ट्राई करके आना है, हेलो वर्ल्ड लाजमी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्या है, आपके पास वही स्टाइल, सिर्फ क्या है वहां पे एज
फन था, यहाँ टेक्स्ट आ गया, वहां पे div था, यहाँ पर ये आ गया। अब आप इजीली इस टाइप का काम कर पाओगे, ऐसी है ना भाई। अगर इसमें क्योंकि ये थोड़ी इजी है बनिस्बत रेक्ट के, रेक्ट थोड़ी सी मुश्किल थी, इसलिए एक तो फर्स्ट टाइम था। अब रेक्ट के साथ हमारा को स्टेट प्रोप्स ये सब वही के वही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी यूआई बिल्ड करनी आनी चाहिए। जी जी, इसमें भी ऐसे ही हो, इसमें वही है, काम करेगा मतलब वो बूटस्ट्रैप इसमें काम नहीं करेगा। मटेरियल जो इसके लिए इसका अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ओनली कंपोनेंट्स में बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जिसमें सिर्फ व्यू और टेक्स्ट पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में इमेज, टेक्स्ट, इनपुट, स्क्रॉल व्यू, स्टाइल शीट के बारे में थोड़ा सा देखा है, ज्यादा नहीं देखा। तो ये हर चीज जब होगी ना तो मैं लिस्टें बनाने आएगी, फ्लैट लिस्ट, सेक्शन लिस्ट, ये सब कुछ बना के देखेंगे। सही है भाई। तो अब आपने लाजमी प्रोजेक्ट करिए।